ये यानों की आकृति गरुड़ की तरह ही है। गरुड़ पक्षी जो है उसकी तरह या मोर की तरह या हंस की तरह इनकी आकृति हुआ करती थी। ये यान विशेषतः जैसे मैंने कहा कि सूर्य के प्रकाश को 1000 गुना परिवर्तित करके ये उड़ा करते थे। और विशेष बात यह है कि बहुत अधिक प्रयोग न तो ऋषियों ने इन विमानों का किया है न ही देवताओं ने किया है, क्योंकि ये मान्यता थी कि ये यान चाहे किसी भी प्रकार के हों, बहुत ज़्यादा प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाते हों, लेकिन फिर भी इन पर अधिक समय तक बैठना बहुत शुभ नहीं माना जाता था। उसे प्रकृति के विपरीत माना जाता था और ये कहा जाता था कि इससे विलास की भावना पैदा होती है। तो उस भावना के कारण ही इस विद्या का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया गया। भारत में इस तरह की बातों पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। प्राचीन काल में लोग बहुत सिद्धांतवादी हुआ करते थे, तो जो ध्वजा इसके ऊपर लगती थी वो विशेष प्रकार की ध्वजा होती थी और उसी ध्वजा से इस यान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। और विशेष बात ये भी थी कि यान को साधारण वस्तुओं से ही बनाया जाता था, जैसे लकड़ी का बुरादा, लकड़ी को पानी से में पीस कर रगड़ कर उसका एक लिक्विड पेस्ट तैयार किया जाता था और विभिन्न धातुओं का भी पेस्ट तैयार किया जाता था और मिट्टी का पेस्ट तैयार करके रसायनों सहित फिर जो रसायन पैदा होते थे उससे यान का निर्माण किया जाता था। यान के उड़ने के बहुत सारे सिद्धांत थे। ऐसा नहीं है कि केवल सूर्य के प्रकाश पर ही या पानी के माध्यम से ही या वायु के माध्यम से ही या फिर इस जो तली से प्रकाश निकल रहा है यान की उसके माध्यम से ये उड़ता था। यान के कुछ और गुण भी थे। ये भी मान्यता है कि जब यान का अचानक कभी ईंधन समाप्त हो जाए या कोई समस्या आ जाए तो यान गिरता नहीं था, वो बहुत धीमी गति से धीरे धीरे स्वतः पृथ्वी पर उतर जाया करता था, जिस कारण कभी भी इन यानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की कोई जानकारी न तो हमें पढ़ाई जाती है, ना ही हमें बताई जाती है और ना ही किसी ग्रंथ में इस प्रकार का कोई विवरण ही कहीं आता है। साथ ही साथ यान के भीतर कुछ दिव्य गुण भी थे, जैसे यान में शत्रुओं की जो बातें थी, जो शत्रु पृथ्वी पर हैं उनकी बातें यदि हम सुनना चाहें तो यान में ऐसी क्षमता थी कि यान को यदि कहा जाए कि इस समय हमारे नीचे जो पृथ्वी है वहाँ पर हमारे शत्रु क्या कह रहे हैं, तो वो जो आपस में बातचीत कर रहे हैं वो वहाँ सुनी जा सकती थी। और कुछ ऐसे हालात भी थे जहाँ हम विशेष परिस्थितियों में अपने शत्रुओं की गतिविधियों को देख भी सकते थे। यान के भीतर ये सब क्षमताएं थी और यान स्वयं बातचीत भी करता था, जो यान का सारथी था, क्योंकि जो यान का संचालक है वो हर व्यक्ति की बात यान नहीं मानता था, केवल एक व्यक्ति की ही। जैसे मान लो यदि मैं इस यान का सारथी हूँ तो मैं जो निर्देश दूंगा मुझे सिर्फ कहना है, यान वो कार्य स्वयं करने लग जाता था। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि सामने कोई विशेष विपत्ति हो तो यान अपने आप भी बिना निर्देश के अपने बुद्धि विवेक से उस परिस्थिति का मुकाबला करने में सक्षम थे। तो ये सब क्षमता जिसको आजकल हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में यान में थी और मुझे ये नहीं लगता कि ये कोई चमत्कार था। मैं समझता हूँ ये हमारा प्राचीन विज्ञान ही था और भविष्य में भी विज्ञान ऐसे यान बनाने में सफल हो जाएगा और आज भी बहुत उन्नत किस्म के यान वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं हम प्राचीन विद्याओं को लेकर ही आगे बढ़े हैं और मुझे ऐसा लगता है कि फिर शायद इसी तरह के यान भविष्य में बनेंगे जो प्रदूषण रहित होंगे और लोग उनका कम प्रयोग करेंगे। तो मानवता के सुख के लिए ही ये विद्याएं थी। ये बात जरूर है कि मंत्र का प्रयोग, यंत्र का प्रयोग और तंत्र का प्रयोग होता था, लेकिन इन सब चीजों के पीछे वास्तविकता क्या है, रहस्य क्या है, ये अभी हमें समझना होगा। क्योंकि हम मंत्र तंत्र को और धर्म को बकवास कह देते हैं, हम इन चीजों को ढोंग कह देते हैं, झूठ कह देते हैं। कहना आसान है, लेकिन जब इस पर शोध किया जाता है तो पता चलता है कि ये कोई बकवास नहीं है, इसके पीछे वास्तव में सिद्धांत हैं और ये चीजें तब भी तैयार की गई थी। आज भी यदि इस पर काम किया जाए तो ये फिर से हो सकता है, आने वाले वर्षों में हो जाएगा। तो यान विद्या एक अलौकिक विद्या है, इसे संजोए रखना जरूरी है और मेरा प्रयास है कुलांतक पीठाधीश्वर होने के नाते, और क्योंकि कुलांतक पीठ का जो सनातन ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मेरा तो वो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक आप कह सकते एक छोटा सा स्टूडेंट रहा हूँ अपने हिमालय का। तो एक हिमालय की योगी परंपरा, सिद्ध परंपरा के माध्यम से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है वो अब मैं आगे दूंगा। तो यान विद्या उसी विद्या का एक छोटा सा हिस्सा है जो आगे जाना चाहिए और लोगों को इसके बारे में ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि भारत के पास कितनी अलौकिक विद्याएं प्राचीन काल से ही थी।